बूढ़े पिता का जादुई लहंगा। सुधाकर एक टेलर था। वो लहंगे बनाने के लिए मशहूर था। उसे दिशा नाम की एक लड़की थी जो शादी के लायक हो चुकी थी। कपड़े सिलाकर उसका घर जैसे तैसे चल रहा था। एक बार गांव की सुमन नाम की एक औरत लहंगा सिलाने आती है और कहती है, सुधाकर जी, मेरी बेटी की शादी के लिए ये लहंगा सिला कर दीजिए। लहंगे में मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत दिखनी चाहिए। वैसे सुधाकर जी, एक बात कहती हूँ, आपकी बेटी दिशा भी तो शादी के लायक हो चुकी है। क्या आपने उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा? बहन जी, मेरी कोशिशें तो शुरू है। जैसे ही अच्छा लड़का मिल जाएगा फौरन उसकी शादी कर दूंगा। सुमन वहाँ से चली जाती है। सुधाकर लहंगा सिलाने लग जाता है। 2 दिन के अंदर ही लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। तब दिशा उस लहंगे को देखकर कहती है, पिताजी, कितना सुंदर है ये लहंगा। किसका है? क्या मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ? ऐसा कहकर दिशा उस लहंगे को हाथ लगाकर देखने लगती है कि तभी वहाँ सुमन आती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दिशा से लहंगा छीनकर कहती है, अरे मनहूस कहीं की, मेरी बेटी के लहंगे को हाथ लगाकर लहंगे को भी मनहूस मत कर। जन्म होते ही माँ को खा गई और अब तो अपने गरीब बाप के सर पर बैठ रही है। अरे चल हट यहाँ से। सुमन दिशा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दिशा फूट फूट कर रोने लगती है। तब सुधाकर उसे समझाने लगता है। तब दिशा कहती है, पिताजी, सच में मैं क्या मनहूस हूँ? इसीलिए मेरी माँ मर गई और अभी इसीलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही है। पिताजी, मैं आप पर तो बोझ बन चुकी हूँ। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है बेटा। और कोई कुछ भी कहे, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढूंगा और इससे भी बढ़िया लहंगा सिलवा के दूंगा तुम्हारे लिए। सुधाकर की बातों से दिशा खुश हो जाती है, पर अंदर से सुधाकर भी टूट चुका था। ऐसे में एक दिन दिशा के लिए एक रिश्ता आता है। वो दिशा को पसंद करते हैं, पर दहेज में 10 लाख रुपयों की मांग करते हैं। तब सुधाकर लड़कों वालों की बात मान जाता है और दिशा का रिश्ता पक्का कर देता है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तब सुधाकर दहेज के पैसों का इंतजाम करने लगता है। वो रिश्तेदारों से और जमींदार के पास जाता है, पर सब उसे पैसे देने के लिए मना करते हैं। बेचारा सुधाकर उदास होकर लहंगा सिल रहा था कि वो सोचता है, मेरी दिशा बहुत ही खुश है, पर अगर दहेज नहीं मिला तो शादी टूट भी सकती है। फिर से लोग दिशा को ताने मारेंगे। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ, बेटी के लिए नया लहंगा तक नहीं सिला सकता। इस पुराने कपड़े से सिल रहा हूँ। सुधाकर ऐसे सोच ही रहा था कि तभी वहाँ साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देही। सुधाकर घर में बनी हुई रुकी सुकी रोटी उसे देता है और कहता है, बाबा, मेरे गरीब के पास देने के लिए बस यही है, इसी में खुशी मानिएगा। तुम्हारा कल्याण होगा बेटा। ऐसे कहकर साधु बाबा सुधाकर को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुधाकर रोते हुए लहंगा सिलाने बैठ जाता है। तब उसके आंसू लहंगे पर गिरते हैं। जैसे ही आंसू लहंगे पर गिरते हैं, वो लहंगा जादू ही लहंगा बन जाता है। वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, जिसे देखकर सुधाकर चकित हो जाता है। तभी वहाँ दिशा आती है। पिताजी, ये क्या मेरा लहंगा है? पिताजी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं अभी इसे पहनकर दिखाती हूँ। दिशा वो लहंगा पहनते हुए खूबसूरत दिखने लगती है। उसके सारे साज श्रृंगार पूरे हो जाते हैं। वो एक बिल्कुल दुल्हन के जैसे सज जाती है, जिसे देखकर सुधाकर बहुत ही खुश हो जाता है। पर वो मन में पैसों के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। तभी उस लहंगे से पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर दोनों भी चकित हो जाते हैं। तब सुधाकर कहता है, बेटा, ये तो जादुई लहंगा है। बेटा, ये एक बूढ़े गरीब बाप की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। सुधाकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। उस जादुई लहंगे में तो दिशा की खूबसूरती देखने लायक थी। जो उसे कोसते थे वो आज उसकी तारीफ कर रहे थे। इस तरह से जादुई लहंगे से दिशा का सुखी संसार शुरू हो जाता है और सुधाकर धन्य हो जाता है। बैम्बू मटन बिरयानी
राजू ने अपनी माँ से खाना बनाना बचपन से ही सीख लिया था। वो एक बिरयानी होटल में काम करता था। राजू एक दिन होटल नहीं पहुंचता तो दूसरे दिन होटल के मालिक का बेटा मदन राजू से गुस्से से कहता है, क्यों रे राजू, कल किस बात की छुट्टी ली? तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ पता भी है तुम्हें? मालिक, कल माँ बहुत बीमार थी। वैसे मुझे माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे भी चाहिए थे मालिक। अगर आप कुछ एडवांस देते तो बहुत अच्छा हो जाता। आपका बहुत उपकार होगा मालिक। अरे तुम सबको मेरे पिताजी ने सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए जब चाहे तुम लोग छुट्टी लेते हो और बहाने भी बनाते हो, पैसे भी ऐंठते रहते हो। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। अबे चल हट, मैं तो तुम्हारी 2 दिन की तनख्वाह काटूंगा और अभी अगर ज्यादा बात की ना तो 1 दिन की पूरी तनख्वाह काट दूंगा। चल लग जा अपने काम पर। उदास होकर राजू काम पर लौट जाता है। वो बिरयानी बनाने की सामग्री देखता है तो उसे कुछ सामान कम दिखाई देता है और मटन भी ताजा नहीं रहता। तब फिर से राजू मदन के पास आता है और कहता है, मालिक, मटन बिरयानी बनाने के लिए सामग्री कम है और आज का मटन तो ताजा भी नहीं। ऐसे तो बिरयानी का टेस्ट बदल जाएगा। अबे तू मुझे मत सिखा बे, जितना है उसमें मटन बिरयानी बना। जा, अब ग्राहक राह देख रहे हैं। राजू बेचारा जैसे तैसे करके मटन बिरयानी बना लेता है। उस दिन की बिरयानी खाकर सारे लोग मदन को भला बुरा कहने लगते हैं। एक ग्राहक तो पेट दर्द की शिकायत लेकर मदन के पास आता है। तब मदन उसे ही भला बुरा कहने लगता है। अबे अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं एक होटल चलाता हूँ, क्लिनिक नहीं। तुम्हारे पेट में दर्द है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह से ये सिलसिला रोज का होने लगता है। ग्राहक अब धीरे धीरे उसके होटल में कम होते जा रहे थे। मदन इसका सारा गुस्सा राजू पर ही निकालता था और राजू की तनख्वाह काटने लगा था। ऐसे में एक बार राजू परेशान होकर मदन का होटल छोड़ देता है और अपनी माँ से वो कहता है, सुनो माँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहले के जमाने में लोग खाना कैसे बनाते थे? तब तो वो खूब खाते थे और उनका पेट कभी खराब नहीं होता था और ना ही वे कभी शिकायत करते थे। बेटा, तब का तो जमाना ही अलग था। तब ना कोई मिलावट थी और ना ही किसी को सेहत की कोई प्रॉब्लम थी। खाना बनाने के लिए अभी के जैसे पहले बर्तन भी कहाँ थे, इसीलिए बाम्बू में ही खाना बनाते थे और पत्तों में खाना खाते थे। ये सुनते ही राजू को एक नया आइडिया आता है। वो खुद का बाम्बू मटन बिरयानी सेंटर खोलने की सोचता है और दूसरे दिन ही वो जंगल से बड़े बड़े बाम्बू तोड़ कर लाता है और उसे अच्छे से साफ करता है और मटन बिरयानी की सारी सामग्री लेकर उसे एक ठेले पर सजाता है और वो बाम्बू मटन बिरयानी का ठेला मदन के होटल के सामने ही लगाता है। राजू बिरयानी को बाम्बू में डालता है और उसे आग पर पकाने के लिए रखता है। मदन ये सब देखकर राजू के पास आता है और वो कहता है, अबे मेरा होटल छोड़कर तू ये क्या अपना मजाक बनाने पर तुला है? मटन बिरयानी कभी ऐसी बनती है क्या? और तुझे क्या लगता है कि लोग ये बाम्बू मटन बिरयानी खाने तुम्हारे पास आएंगे? दिन में भी तुम लोग ख्वाब देख रहे हो। आएंगे और जरूर आएंगे मदन साहब। तुम्हारी यहाँ की खराब मटन बिरयानी खाने से अच्छा तो है कि मेरे हाथ की स्वादिष्ट और हेल्दी बाम्बू मटन बिरयानी खाए। राजू का बिरयानी बनाने का तरीका अलग था लेकिन सेहतमंद था। राजू की बाम्बू मटन बिरयानी तैयार हो जाती है और वो लोगों को आवाज देने लगता है, अरे आओ आओ, स्वादिष्ट और हेल्दी बाम्बू मटन बिरयानी खाने के लिए जल्दी से आओ, गर्मा गर्म बाम्बू मटन बिरयानी। धीरे धीरे राजू के ठेले से मटन बिरयानी की सुगंध फैलने लगती है। देखते ही देखते लोग उसके ठेले के पास आने लगते हैं। राजू लोगों को बाम्बू मटन बिरयानी परोसने लगता है। लोग भी उस बिरयानी को खाकर राजू की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। अरे राजू, तुम्हारा ये नया बाम्बू मटन बिरयानी का तरीका तो बड़ा ही अच्छा है। बाम्बू मटन बिरयानी का स्वाद तो कमाल का है। वाह रे वाह, मजा आ गया। अरे भाई साहब, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये तो सदियों पुराना ही है, बस उसे आज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। वैसे ये बिरयानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। देखते ही देखते राजू की बाम्बू मटन बिरयानी फेमस हो जाती है और उधर मदन का होटल बंद होने की कगार पर रहता है। राजू को अपनी बाम्बू मटन बिरयानी से अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं।
आए हुए पैसों से वो अपनी माँ का इलाज भी करता है और इतना पैसा कमाता है कि एक दिन मदन खुद अपना होटल राजू को बेचकर वहाँ से चला जाता है और राजू ढेर सारे पैसे कमाने लगता है।